नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन लास्ट क्लास में वेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे और अपन ने दो प्रमुख वेदों के बारे में चर्चा कर ली थी। जैसे अपन ने ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करी, उसी के बाद अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेद के बाद सामवेद के बारे में भी जानकारी अपन एकत्रित कर चुके हैं। आज अपने को तीसरे वेद के बारे में चर्चा करनी है। वो तीसरा वेद कौन सा है? तो आज अपने को किसके बारे में चर्चा करनी है भाई? यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में चर्चा करनी है? यजुर्वेद के बारे में। तो आज की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि दो वेद ये अपने समाप्त करने हैं अपने को। इसके बाद अपन उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन अरण्यक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसी प्रकार फिर अपन डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे भाई? सूत्र काल या महाजनपद काल। तो अपना वैदिक काल अभी 10 से 15 मिनट की क्लास में पूरा समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे यजुर्वेद के बारे में अपने को जानकारी है। तो यहाँ पे पहले बिंदु के रूप में अपन ने क्या देखा है कि जो ये यजु है, तो यजु का अर्थ क्या होता है भाई? यज्ञ या फिर कर्मकांड। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि यजु, चलो भाई, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है? यजु का अर्थ, यजु का अर्थ यज्ञ है। यज्ञ है जो कि कर्मकांड, जो कि कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। चीजें क्लियर? तो अपन ने क्या बोला है कि जो यजु शब्द है, तो ये यजु शब्द का अर्थ क्या है? तो अपन ने क्या बोला है कि यज्ञ, जो कि अपन ने क्या देखा है कि कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार अपन क्या देखते हैं अगले बिंदु के बारे में? अपन यहाँ पे क्या नोट करने वाले हैं कि इसके मंत्रों का या यज्ञ के दौरान उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है। अर्धव्यू कहा जाता है। उसी प्रकार अपन ने अगले बिंदु की चर्चा क्या की है कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहाँ पे अपन ने पहले बिंदु के बारे में चर्चा क्या करी है कि तीसरा वेद अपना प्रमुखता कौन सा है? तो अपन ने क्या बोला है कि यजुर्वेद। तो ये जो यजु शब्द है, तो यजु शब्द किससे बना है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? यज्ञ से। किससे बना है? यज्ञ से। और अपन ने क्या बोला है कि यज्ञ है जो कि किससे जुड़ा हुआ है? तो अपन ने क्या बोला है कि कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यज्ञ के दौरान जो भी मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित है, उस पुरोहित को अपन ने क्या बोला है भाई? अर्धव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उसको अर्धव्यू कहा जाता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इसका एक उपवेद है। इस उपवेद का नाम क्या है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? धनुर्वेद। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बोला है भाई अपन ने? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। चीजें क्लियर है भाई सभी को? फटाफट छापो, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा कि यज्ञों से जुड़ा हुआ वेद कौन सा है। तो आपको कौन सा देखना है भाई? यजुर्वेद। चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ईश्वर के प्रति समर्पण, या फिर बोल सकते हैं कि ईश्वर के लिए सर्वाधिक भक्ति, या फिर बोल सकते हैं कि ईश्वर के लिए जो भी अपन देखते हैं कि उच्चारण करने वाला जो भी कथन है, ये सर्वाधिक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि संगीत से जुड़ा हुआ वेद कौन सा है? तो अपन ने क्या बोला है? सामवेद।
उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यज्ञ से जुड़ा हुआ वेद कौन सा है, तो अपन ने क्या बोला है कि यजुर्वेद। उसी प्रकार जब अपन अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे तो अथर्ववेद के बारे में अपने को सबसे पहले वशीकरण या फिर जादू टोने के बारे में जानकारी एकत्रित होगी। इसी कारण से अपन ने क्या बोला है कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को अपन ने क्या बोला है कि तीनों वेद की तुलना में कम सम्मान प्राप्त है, क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि इसमें वशीकरण या फिर जादू टोने के बारे में चर्चा की गई है। इसी कारण से इसको समाज में अन्य तीनों वेदों से कम दर्जा प्राप्त है। चलो भाई नेक्स्ट अगली हेडिंग देना। चौथे नंबर में अपन ने क्या देखा है कि अथर्ववेद। अथर्ववेद फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या बोला है, इसकी रचना अर्थवा ऋषि और उनके सहयोगी अंगिरस के द्वारा की गई। इसी कारण इसे अर्थवा ऋषि ग्रंथ भी कहा जाता है, ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी वेद में सर्वप्रथम जादू टोना या वशीकरण का उल्लेख देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इसका उपवेद शिल्पवेद है और इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। भाई ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपकी एग्जाम में आएंगे उपवेद से लेके। तो अपन ने क्या बोला है कि क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जादू टोने या फिर वशीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो अपन ने क्या बोला है कि अथर्ववेद में। इसी कारण अपन ने क्या बोला है कि समाज में तीनों वेदों की तुलना इससे करते हैं तो इसे कम सम्मान प्राप्त है। कम सम्मान प्राप्त होने का कारण क्या है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि इसमें भाई किसकी बात बोली गई है, जादू टोने की और या फिर वशीकरण की। क्लियर है सभी को? तो अपन ने क्या बोला है कि अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के रचनाकार कौन है, तो अपन ने क्या बोला है भाई इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा और उनके सहयोगी कौन थे भाई, तो अपन ने क्या बोला है कि अंगिरस के द्वारा की गई है। इसी कारण से अपन ने अर्थवेद को अर्थवा ऋषि के नाम से भी, अर्थवा ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस वेद का एक और नाम देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है भाई, ब्रह्मवेद। क्लियर सभी को? और इसी वेद में अपने को सर्वप्रथम जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आएगा कि भाई अपन ने क्या बोला है कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो अपन ने क्या बोला है भाई शिल्पवेद है। कौन सा है भाई, शिल्पवेद। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो अपन ने क्या बोला है कि गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। चीजें क्लियर है? उसी प्रकार अपन ने नोट करके भाई लिख लो यहीं पे साइड में, मुंडको उपनिषद
उपनिषद जो कि अथर्ववेद का ही हिस्सा है और इसमें कर्मकांड का विरोध किया गया है। भाई इसको नोट में लिख लेना कहीं पे भी साइड में। चीजें क्लियर? तो अपन ने भाई चारों वेदों की चर्चा कर ली है। इसके बाद अपने को 10 मिनट में उपनिषद के बारे में जानकारी और अरण्यक के बारे में देखना है। क्लियर सभी को? छापो वही फटाफट इसे। चलो भाई बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट नोट करना भाई। यहां पे क्या हो गया? चलो नेक्स्ट, यहां पे भाई अपन ने चारों वेद की चर्चा कर ली है। कल 2 वेदों के बारे में जानकारी एकत्रित करी थी, ऋग्वेद और सामवेद के बारे में। क्योंकि अपन ने कल की क्लास में अपन ने क्या देखा है कि वैदिक साहित्य जो अंतिम टॉपिक है इसके बारे में, उसमें अपन ने 4 चीजों की चर्चा की थी। तो पहली चीज अपन ने इसमें क्या देखी है? तो पहली चीज अपन ने यहाँ पे क्या देखा था? अपन ने कि सबसे पहले अपन ने लिखा था यहाँ पे वेद, और वेद को अपन ने अपौरुष बताया था। और इसी के साथ साथ अपन ने क्या देखा है कि दूसरे नंबर पे यहाँ पे अपन ने उपनिषद, और तीसरे पे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में लिखा था, और चौथे नंबर पे अरण्यक के बारे में चर्चा की थी। क्लियर सभी को? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब अगली हेडिंग देना है भाई सभी को, अरण्यक। अरण्यक के ब्रैकेट में भाई जंगल लिख लो जिससे आपको आसानी से याद हो सके। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जिनकी रचना कहाँ पे हुई है? जंगलों या वनों में हुई है। तो अपन ने बोला है कि अरण्यक है क्या? तो अपन ने देखा है कि इनकी रचना मुख्यतः वनों या जंगलों में हुई है और इनकी संख्या लगभग 7 है। इनकी संख्या लगभग 7 है। अब ये 7 कौन कौन से हैं? तो भाई इसमें प्रमुख के नाम लिख लेना। प्रमुख में अपन ने पहला नाम क्या दिखाया भाई यहाँ पे? मैत्रायणी। ठीक, उसके बाद शतपथ। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे प्रमुख के नाम अपन ने लिख लिए। तो अरण्यक या जंगल में अपन ने क्या बोला है कि अरण्यक में क्या देखा अपन ने? तो पहली चीज अपन ने यहाँ पे क्या देखी है कि इनकी रचना मुख्यतः अपन ने कहाँ पे देखी है भाई? वनों या फिर जंगलों में। और क्वेश्चन आएगा कि भाई इनकी संख्या लगभग कितनी देखी गई है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? इनकी संख्या 7 है। चीजें क्लियर? उसी प्रकार भी नेक्स्ट हेडिंग देना, उपनिषद। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि उप का अर्थ गुरु, और निषद का अर्थ, या फिर भाई डायरेक्ट अपन इसकी परिभाषा ही लिख लेते हैं। जिससे आपको और आसानी होगी। तो अपन ने क्या बोला है कि उपनिषद क्या है? इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर इनका अध्ययन करना, जो कि वेदों की
दार्शनिक व्याख्या करते हैं, वेदों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं और इनका बल ज्ञान पर अधिक है, ज्ञान पर अधिक है। तो अपन ने यहाँ पे पहली चीज क्या देखी कि आरण्यक का अपन ने क्या देखा है कि सारे वैदिक साहित्य है जो लिखे गए। तो अपन ने क्या बोला है कि इनकी रचना मुख्यतः कहाँ पे हुई है, वनों या फिर जंगलों में। उसी प्रकार उपनिषद के बारे में अपन ने क्या देखा है कि इसका अर्थ क्या है कि भाई जो भी शिष्य है उस शिष्य को आपने क्या बोला है कि गुरु के समीप बैठकर इनका अपन ने क्या करा है भाई, अध्ययन करा है, जो कि अपन ने क्या बोला है कि वेदों की अपन ने क्या देखा है कि दार्शनिक व्याख्या करते हैं, वेदों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं। और इनका बल मुख्यतः अपन ने किस पे बोला है भाई, ज्ञान पर बोला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वेदों की सर्वप्रथम जो बोल सकते हैं कि कर्मकांडी व्यवस्था थी, इसका विरोध किसने किया तो अपन ने क्या बोला है कि उपनिषद में इनका सर्वप्रथम विरोध देखने को मिलता है। चीजें क्लियर है भाई सभी को? छापते चलो फटाफट। चलो भाई नेक्स्ट, अगला पॉइंट भाई उपनिषद लिखा है, इसी के बाद लिखना उपनिषद में इनकी संख्या लगभग 12 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सबसे नवीनतम उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद है। मैत्रायणी उपनिषद है। नेक्स्ट अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने उपनिषद के बारे में जाना, तो उपनिषद में अपन ने क्या बोला है कि भाई गुरु के समीप बैठकर इसका अध्ययन करना। क्लियर? और उपनिषद में अपन ने क्या बोला है कि ये वेदों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं, जिनका बल मुख्यतः अपन ने बोला है कि किस पर है, तो जिनका बल मुख्यतः अपन ने क्या देखा है कि ज्ञान पर है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि वेदों की लगभग संख्या कितनी मानी गई है, तो 12। यहाँ पे उपनिषद की संख्या कितनी मानी गई है, तो लगभग 12। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि वेदों का अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि उपनिषद का सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो अपन ने क्या बोला है, बृहदारण्यक उपनिषद। चीजें क्लियर है भाई? उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, मांडुक्य उपनिषद। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि सबसे नवीनतम उपनिषद कौन सा है, तो अपन ने क्या देखा है भाई, मैत्रायणी उपनिषद। चीजें क्लियर है सभी को? भाई एक होमवर्क है सभी का कि किस उपनिषद में सत्यमेव जयते
जयते का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। भाई ये होमवर्क है सभी का, ढूंढ के लेके आना कि भाई अपन ने क्या देखा है कि जो सत्यमेव जयते है, भाई नाटक भी देखा होगा आपने, आमिर खान का आता था, तो अपन ने क्या बोला है कि जो सत्यमेव जयते है, तो इसको अपन ने किस उपनिषद से प्राप्त किया है, ये शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में अपने को देखने को मिलता है। भाई ये चीजें आपको ढूंढ के लेके आनी है, क्लियर, और कल बताना है भाई कमेंट में, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि वैदिक साहित्य को भाई अपन ने पूरा पढ़ लिया। वैदिक साहित्य में अपन ने देखा है कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन दोनों की तुलना करते हुए राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि वैदिक साहित्य में 4 वेदों को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, अरण्यक को पढ़ा और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी चर्चा अपन कर चुके हैं। चीजें क्लियर है सभी को। तो जो भी अपन ने सिलेबस बनाया था, तो उसमें सबसे पहले अपन ने पाषाण काल के बारे में चर्चा करी। उसी प्रकार अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके पहले ताम्र पाषाण काल पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अपन ने वैदिक काल के बारे में चर्चा करी, और वैदिक काल का टाइम पीरियड अपन ने कितना देखा था, 1500 से लेके, तो अपन ने क्या देखा है भाई 600 BC। और फिर अपन ने क्या देखा है कि 600 BC से ही अपन ने क्या चर्चा करी है कि यहाँ पे शूद्र काल प्रारंभ हो जाएगा। और शूद्र काल को अपन ने किस किस नामों से जानते हैं, तो अपन ने देखा है कि शूद्र काल को बौद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है और महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है। चीजें क्लियर सभी को। तो यहाँ पे वही नई चीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और वो कौन सी है, तो अपन ने क्या देखा है, सूत्र काल, सूत्र काल या फिर महाजनपद काल, महाजनपद काल, या फिर एक और नाम इसका क्या मिलता है, तो अपन ने क्या बोला है, बौद्ध काल। क्या लिखा है भाई यहाँ पे अपन ने, बौद्ध काल। चीजें क्लियर। 600 BC, इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको टाइम पीरियड में, 600 BC। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अपने को पढ़ना क्या है कि शूद्र काल, महाजनपद काल या फिर बौद्ध काल। अब यहाँ पे भाई ब्रैकेट में देख लो कि इसमें अपने को पढ़ने क्या क्या वाले हैं अपन। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है भाई, आपको वेदांग के बारे में चर्चा करनी है, क्लियर। और वेदांग के बारे में अपन क्या जानेंगे, तो अपन ने क्या देखा है कि वेदांग में क्या है कि 6 इनका संख्या देखने को मिलती है। और वेदांग की रचना अपन ने क्यों की है, तो अपन ने क्या बोला है कि वेदों को ठीक से अध्ययन करने के लिए अपन ने वेदांग की चर्चा की है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको भाई महाजनपदों के बारे में जानना है। किसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है भाई, महाजनपद। और महाजनपद की संख्या कितनी है, तो अपन ने क्या देखा है कि 16 संख्या अपने को देखने को मिलती है। जब भी अपन ने सिलेबस लिखा था तो इनके बारे में चर्चा की थी। और इसी काल के अंतर्गत अपन ने क्या देखा है कि जैसे ही अपन ने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था, तो याद हो तो अपन ने बोला है कि महिला और शूद्रों की स्थिति गंभीर थी। इसी कारण से इन्हें ब्राह्मण धर्मों का त्याग करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पलायन किया था। तो यहाँ पे भाई अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो फिर अपने को यहाँ पे बौद्ध काल के बारे में चर्चा करनी है। और बौद्ध काल के बाद यहाँ पे अपने को किसके बारे में चर्चा करनी है, तो अपन ने बोला है कि जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म भी लिख देते हैं यहाँ पे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में यहाँ पे अपने को चर्चा करनी है। चीजें क्लियर। आपको याद हो तो अपन ने यहाँ पे महाजनपदों की संख्या 16 लिखी थी, और यहाँ पे प्रारंभिक वंश के रूप में यहाँ पे अपन ने ट्रिक बनाई थी हसन करके, याद है किसी को। तो यहाँ पे ह से हर्यक वंश, ह से शिशुवंश और ना से नंद वंश। और नंद वंश की अंतिम शासक कौन थे, तो अपन ने क्या बोला भाई, घनानंद। और घनानंद की हत्या कौन करेगा, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो अपन ने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और यही चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना करेगा, तो अपन ने क्या बोला है, मौर्य वंश की। किस वंश की स्थापना करेगा, तो मौर्य वंश की। और उसी के बाद अपन क्या करेंगे, जो 16 महाजनपद है, ये सारे के सारे 16 महाजनपद किसके अंग होंगे, तो मौर्य वंश या फिर मगध साम्राज्य के अंग बनने वाले हैं। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को वेदांग के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। और एक चीज और, वेदांग के पहले भी अपन एक महाकाव्य के बारे में, महाकाव्य। और महाकाव्य में क्या क्या, जैसे आपने रामायण और महाभारत का नाम सुना होगा, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। तो यहाँ पे अपने को सूत्र काल के अंतर्गत इन चीजों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे भाई, वेदांग के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उसके बाद अपन महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो महाकाव्य 2 हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत। उसी प्रकार फिर अपन 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, इनकी राजधानी क्या है। उसी प्रकार मगध कौन था, कैसे क्या बना, वगैरह वगैरह सारी चीजें। उसी प्रकार अपन बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जैन धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे सूत्र काल में ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। बड़े आगे
भाई ये सब मैं मिटा देता हूं, क्रम से जो भी चीजें वो अपना पढ़ना है। क्लियर हो गया नोट? बढ़े आगे, चलो भाई। तो ये अपन ने जब भी सिलेबस लिखा था तो इसके बारे में चर्चा अपन ने वहां पे भी की थी। अब फिर इस फेज के बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं। तो अपन ने क्या देखा है कि जो उत्तर वैदिक काल अपन ने पढ़ा है या वैदिक काल पढ़ा है, तो वैदिक काल के बाद अपन ने सूत्र काल देखा है। तो भाई इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? भाई तुलना करना, कभी आपने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को ठीक से पढ़ रखा होगा तो यहाँ पे भाई आपको इसको जानने में आसानी होगी। पॉइंट करके लिखना। इस काल में सर्वप्रथम, इस काल में सर्वप्रथम भूमि का मापन किया गया। भूमि का मापन किया गया, भूमि का मापन किया गया, जिसे निवर्तन कहा जाता है, जिसे निवर्तन, भाई ठीक से लिख देता हूं यहां पर मैं, जिसे क्या कहा जाता है भाई? निवर्तन कहा जाता है, निवर्तन कहा जाता है, निवर्तन कहा जाता है। उसी प्रकार इस समय 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर के रूप में लिया जाता था। इसी कारण शासक को या राजा को षटभागीय कहा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा है भाई? षटभागीय कहा जाता है, षटभागीय कहा जाता है। एक बिंदु और लिख लो, उसके बाद भी अपन चर्चा करते हैं। इस काल में सर्वप्रथम स्थायी सेना का उल्लेख देखने को मिलता है और स्वतंत्र रूप में रक्त विहीन, या फिर बोल सकते हैं कि रक्त संबंधों से विहीन प्रशासनिक व्यवस्था या संरचना देखने को मिलती है। संरचना देखने को मिलती है। तो अपन ने क्या बोला है कि जैसे ही अपन वैदिक काल से कन्वर्ट किस में हो गए भाई? तो अपन ने बोला है कि सूत्र काल। तो अपन ने क्या देखा है कि वैदिक काल में अपन ने बोला है कि कहीं पे भी भूमि का मापन किया जाता था, इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होता। तो सूत्र काल में ही अपन ने क्या बोला है कि सर्वप्रथम भूमि का मापन किया जाएगा। सर्वप्रथम अपन ने क्या बोला है कि भूमि का मापन किस काल में किया जाएगा? तो सूत्र काल में। और जिसे क्या कहा जाता है? तो अपन ने क्या बोला भाई? निवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? निवर्तन कहा जाता है। उसी प्रकार राजा के द्वारा कितने भाग या किस प्रकार कर लगाया जाता था? तो अपन ने क्या बोला है कि 1/16 भाग यहाँ पे राजा के द्वारा कर लगाया जाता था। इसी कारण से राजा का एक और नाम क्या पड़ गया भाई? षटभागी। क्या बोल दिया अपन ने? षटभागी। उसी प्रकार याद हो तो अपन ने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में लिखा था। तो अपन ने देखा है कि वहां पे स्थायी सेना का उल्लेख नहीं मिलता, वहां पे नागरिक सेना थी जिसको क्या बोलते हैं भाई? मिलिशिया करके। और यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि सर्वप्रथम हमें
सर्वप्रथम हमें क्या देखने को मिला है भाई, स्थायी सेना देखने को मिलती है। चीजें क्लियर है। उसी प्रकार अपन ने वैदिक काल में क्या पढ़ा था कि वहां पे जो प्रशासनिक संरचना या व्यवस्था थी, तो वहां पे अपन ने क्या देखा था कि वो संरचना रक्त संबंधों के आधार पर थी। मतलब अपन ने क्या बोला है कि भाई मान लो कि कोई एक शासक है तो उसने मामा के लड़के, बुआ के लड़के, कोई सारे पद बांट दिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि रक्त संबंधों के विहीन आपको प्रशासनिक व्यवस्था या संरचना देखने को मिलती है। चीजें क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई लिखो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया भाई सभी का? बढ़े आगे। चलो भाई एक आध दो क्वेश्चन के और जवाब देना। अपन ने क्या देखा है कि 16 संस्कार, तो 16 संस्कार अपन ने देखा है कि 16 संस्कारों का उल्लेख, 16 संस्कार का उल्लेख अपन ने कहां पे देखा था? तो 16 संस्कार का उल्लेख अपन ने उत्तर वैदिक काल में लिखा था, उत्तर वैदिक काल में। तो अपन ने क्या बोला है कि सूत्र काल में आते आते भाई एक और संस्कार जुड़ गया जिसका नाम क्या है भाई? पाण्य संस्कार या पाण्य संस्कार, पाण्य संस्कार। और ये संस्कार किया क्यों जाता था? तो अपन ने क्या बोला है कि यहां व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। उसी प्रकार जब अपन ने वैदिक काल पढ़ा था तो वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि कोई भी सिक्का या मुद्रा अपने को प्रचलन में नहीं देखने को मिलती। तो इसी काल में अपने को सर्वप्रथम भाई एक मुद्रा देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है भाई? आहात मुद्रा या फिर आहात सिक्के। क्या लिखा है भाई अपन ने? आहात मुद्रा या फिर आहात सिक्के। चीजें क्लियर है सभी को? तो यहां पे अपन ने बोला है कि किस धातु के बने होते थे, तो ये क्या है भाई? चांदी के बने होते थे। तो चीजें क्लियर है सभी को? चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना है इसको, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। चलो भाई, तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि इसी काल में सर्वप्रथम, इसी काल में सर्वप्रथम मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और आहात सिक्के या मुद्रा, ब्रैकेट में लिख लो भाई, चांदी से निर्मित आहत सिक्के के साक्ष्य मिलते हैं, भाई ये क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन कहां देखा गया? तो अपन ने क्या बोला कि सूत्र काल में। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि आहत सिक्के किस धातु से बने होते? तो अपन ने क्या बोला कि चांदी से। और आहत सिक्के का प्रचलन किस काल में देखा गया? तो अपन ने क्या बोला कि सूत्र काल में। क्लियर सभी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इस काल में व्यापार को बढ़ाने हेतु पांड्य, क्या लिखा है भाई यहां पे? पांड्य सिद्धि संस्कार किया जाता था। पांड्य सिद्धि संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई, व्यापार को बढ़ाने हेतु शिल्पों का गठन होने लगा, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था,
उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि व्यापारिक कारवा के प्रधान को व्यापारिक कारवा के प्रधान को सार्तवाह कहा जाता था। चीजें क्लियर भाई? तो इस काल में अपन ने क्या देखा है कि अचानक एकदम से बदलाव होने लगे और हर शब्द में अपन ने सर्वप्रथम लिख रहा है हर जगह पे। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में सर्वप्रथम मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन देखा गया, और मुद्रा व्यवस्था के रूप में अपन ने किन की जानकारी प्राप्त करी है? तो भाई आहत सिक्के या फिर आहत मुद्रा। और यह किससे निर्मित होते? तो अपन ने क्या बोला है कि चांदी से निर्मित होते थे। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक और संस्कार निर्मित हुआ जिसका नाम है पांड्य सिद्धि संस्कार। चीजें क्लियर है? तो ये क्यों किया जाता था? तो अपन ने क्या बोला है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि व्यापार को बढ़ाने हेतु शिल्पों का गठन होने लगा, और इनको किस नाम से जाना गया? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपन ने क्या बोला है कि वाराणसी, उदाहरण के लिए अपन ने क्या देखा है कि वाराणसी को वणिकों की गली कहा जाता था। क्लियर सभी को? तो अपन ने क्या बोला है, जैसे कि आपने मार्केट देखे होंगे कि भाई ये सोने का मार्केट हो गया, ये भाई कपड़े का मार्केट हो गया, तो अपन ने क्या बोला है कि उन मार्केटों को किस नाम से जाना गया उस काल में? तो अपन ने क्या बोला है? श्रेणी के रूप में। तो यहाँ पे भी उदाहरण के नोट कर लो ब्रैकेट में कि वाराणसी को वणिकों की गली कहा जाता था। भाई इसको साइड में कहीं पे लिख लेना, इसको मार्क कर दिया अभी मैंने। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला कि व्यापारिक कारवा, उदाहरण के लिए मान लो कि पूरा जो झुंड होता है व्यापारियों का, और कभी मान लो कि व्यापारिक कारवा जाएगा तो उसके जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता था? भाई इस काल में अपन ने क्या बोला कि सार्तवाह बोला जाता था। क्लियर है भाई सभी को? फटाफट नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई लास्ट एक दो पॉइंट और लिखते हैं अपन। इसी काल में दासों को आर्थिक गतिविधियों में लगाया गया। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि भाई लोहे के प्रयोग के कारण नवीन धर्मों की उत्पत्ति देखी गई। तो अपन ने क्या बोला है कि इस काल में दासों की आर्थिक गतिविधियों में इनको भाई लगाया गया। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि लोहे के प्रयोग के कारण इसी काल में अपन ने क्या बोला है कि भाई नवीन धर्मों की उत्पत्ति देखी गई। चीजें क्लियर है भाई सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भाई सूत्र काल को अपन ने प्रारंभ कर दिया है, तो सूत्र काल के बारे में अपन ने जानकारी एकत्रित करी है। तो मैं आपको बता देता हूं भाई कल की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास में भाई अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले वेदांग के बारे में। उसके बाद फिर अपन क्या पढ़ने वाले हैं भाई? महाकाव्य के बारे में, रामायण और महाभारत के बारे में, चीजें क्लियर सभी को? उसी प्रकार कल की ही क्लास में अपन महाजनपदों के बारे में चर्चा
करने वाले हैं, महाजनपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई इनकी संख्या 16 है। चीजें क्लियर है? तो अपन ने भाई वैदिक साहित्य को पूरा कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में अपन ने सूत्रकाल को प्रारंभ कर दिया। तो कल की क्लास में अपन ने क्या देखा है कि कल अपने को मुख्यतः 16 महाजनपद, महाकाव्य और वेदांग के बारे में चर्चा करनी है। चीजें क्लियर? चलो भाई, तो आज अपन ने क्या क्या देखा है वो देख लेते हैं फटाफट। तो भाई अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि सबसे पहले जो तीसरा वेद है वो कौन सा है, यजुर्वेद। उसके बारे में अपन ने उल्लेख करा है। तो आपको भाई उपवेद के बारे में जानकारी रखनी ही रखनी है। क्लियर? उसके बाद फिर अपन ने अथर्ववेद के बारे में जानकारी करी है। तो अथर्ववेद को दो नाम कौन कौन से, एक तो अर्थवारिषि और दूसरा ब्रह्मवेद। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जादू टोना और वशीकरण, चारों वेदों के बारे में जानकारी में क्या क्या करोगे। तो ऋग्वेद में अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे ईश्वर के लिए मंत्रों का उच्चारण किया गया। उसी प्रकार सामवेद का संबंध किससे है, तो अपन ने क्या बोला है कि संगीत से है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो अपन ने क्या बोला है कि जादू टोना या फिर बोल सकते हैं कि वशीकरण से है। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यजुर्वेद का संबंध किससे है, तो अपन ने क्या देखा है कि यज्ञ या फिर कर्मकांडी व्यवस्था से इसका संबंध देखा गया। और ये यहाँ पे हो सकता है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चीजें क्लियर है सभी को? चलो भाई, और ये अरण्यक के बारे में अपन ने क्या देखा है कि अरण्यक की रचना अपन ने देखा है कि वनों या जंगलों में हुई। उसी प्रकार उपनिषद क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि उप यहाँ पे और निषद का अर्थ क्या बोलता है भाई, समीप। तो अपन ने क्या बोला है कि गुरु के समीप बैठकर इसका अध्ययन करना है। और यहाँ पे अपन ने बोला है कि इनका बल किस पे, तो दार्शनिक व्याख्या पर और ये अधिकतर ज्ञान पर। उसी प्रकार अपन ने कुछ फैक्ट लिखे हैं यहाँ पे कि इनकी संख्या लगभग कितनी देखी गई है, तो 12। उसी प्रकार सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक। उसी प्रकार नवीनतम उपनिषद कौन सा है, तो मैत्रायणी। और सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई मांडुक्य उपनिषद। और ये आपको होमवर्क दिया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। चीजें क्लियर सभी को? फिर यहाँ पे अपन ने सूत्रकाल या महाजनपद काल या बौद्ध काल का यहाँ पे प्रारंभ अपन ने कर दिया है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सबसे पहले जो सर्वप्रथम इसी घटना देखी गई कि सर्वप्रथम भूमि का मापन इसी काल में हुआ। जितना कर कितना था, 1/6 भाग। उसी प्रकार सर्वप्रथम आपको स्थायी सेना का उल्लेख भी यही देखने को मिलता है। क्लियर? और यहीं पे नेक्स्ट अगले बिंदु की चर्चा की है कि यहीं पे अपने को सर्वप्रथम मुद्रा व्यवस्था के बारे में चर्चा मिलती है, जो कि चांदी धातु से निर्मित थी, जिन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। और इसी काल में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पांड्य सिद्धि संस्कार भी किया जाता था। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग छोटे छोटे संगठन बने, जिनको क्या बोला गया भाई, श्रेणी कहा जाता था। उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोला है कि वाराणसी को वणिकों की गली कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि जो व्यापारिक कारवा है, तो व्यापारिक कारवा के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो सार्ववाह कहा जाता है। चीजें क्लियर है भाई सभी को? तो आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं और कल अपन महाजनपद, वेदांग और महाकाव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। चीजें क्लियर है? चलो भाई, धन्यवाद।